नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए रोज नया कोई वीडियो लेके आते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे वीडियो से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिले। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम अंग्रेजी विषय का वीडियो डाल रहे थे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक वीडियो की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए विषय को छूने जा रहे हैं और वो विषय है आपका इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास विषय एक विशिष्ट विषय है और इस विषय में सभी विषय समाहित हो जाते हैं। आप इतिहास में राजनीति विज्ञान को भी पाओगे, अर्थशास्त्र को भी पाओगे, भूगोल को भी पाओगे, समाजशास्त्र को भी पाओगे, दर्शन शास्त्र को भी पाओगे, मनोविज्ञान को भी पाओगे। कहने का मतलब यह है कि सारे समाज विज्ञान और सारे विज्ञान इतिहास विषय में समाहित हो जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास विषय के बारे में कई धारणाएं भी हैं। कुछ लोग इनको राजा रानी की कहानी समझ करके छोड़ देते हैं और उसकी उपेक्षा भी कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास विषय हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास हमें प्रशासन की प्रेरणा देता है। इतिहास हमको राजनीति की भी शिक्षा देता है। इतिहास हमको दार्शनिक शिक्षा भी देता है। इतिहास हमको भौगोलिक जानकारियां भी देता है। इतिहास हमको विज्ञान की प्रेरणा भी देता है। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास हमको ये सिखाता है कि हम पिछली गलतियों से क्या सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं। हम इतिहास के दौरान पढ़ेंगे कि कई प्रकार के प्रशासक थे जिनके द्वारा कई ऐसी गलतियां की गई जो बहुत ऐतिहासिक गलती साबित हुई, और कई हमारे ऐसे प्रशासक भी हैं जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य किए गए और आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए इतिहास विषय की बहुत महत्ता है। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास शब्द में 3 शब्द छिपे हुए हैं। इति है आस, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार से हुआ। कहने का मतलब यह है कि इतिहास में घटनाओं का वर्णन किया जाता है और घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। प्यारे विद्यार्थियों, अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास बहुत बृहद विषय है और आपके पाठ्यक्रम में विश्व का इतिहास भी शामिल है और भारत का इतिहास भी शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम हमारे देश भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे और भारत के इतिहास में भी आपको ये देखना है कि आपका जो भारत का इतिहास है उसको भी हम कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, हम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें उस रास्ते का एक नक्शा या रोड मैप का ज्ञान हमको होना चाहिए। जैसे आपको नक्शा अगर मालूम है कि हमको यहां से यहां तक जाना है तो राह आपकी इतनी कठिन नहीं होती है। और यदि हमको नक्शा प्राप्त नहीं है, हमें रास्ता ठीक से मालूम नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राह और दुष्कर हो जाती है। राह में आने वाली बाधाएं तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन एक बाधा आपके लिए यही बनी रहती है कि हम किस रास्ते से गुजरें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमको ये समझना जरूरी है कि वास्तव में हम इतिहास में पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें पढ़ने को प्राप्त होंगी, किन किन चीजों से हम गुजरेंगे, किन किन स्थानों से हम गुजरेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में विशेषकर जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा रहा कि साहब इसके रूप रंग बनावट जो हम अन्य विषयों में पढ़ते हैं। विशेषकर इतिहास में टाइम पीरियड को देखा जाता है कि ये घटना किस समय की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की घटनाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आपके आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम बोर्ड पर देखते हैं और बोर्ड पर देख करके समझते हैं कि इतिहास को आयु के आधार पर
अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू टाइम स्केल पर इतिहास को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और हम इतिहास में या विशेषकर भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या हम किन किन बिंदुओं से गुजरेंगे या किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बोर्ड पर आप, यहां पर लिखा हुआ है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो हमने विश्व इतिहास को अभी छोड़ रहे हैं, फिलहाल हम भारत का इतिहास देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत का इतिहास और यहाँ पर लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, शुरुआत यहां से होगी, फिर हम धीरे धीरे बढ़कर के मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ जाएंगे और इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास पर पहुंच जाएंगे। तो याद रखिए, टाइम इस प्रकार से चल रही है, पहले प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा और इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। एक तो आपको ये बात समझ लेनी है। इसके बाद ये समझना है प्यारे विद्यार्थियों आपको कि आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उस प्राचीन भारत के इतिहास को भी कुछ भागों में बांटा जाता है, आपके मध्यकालीन भारत को भी कुछ भागों में बांटा जाता है और आपके आधुनिक भारत के इतिहास को भी कुछ अलग भागों में बांटा जाता है पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम समय को डिवाइड नहीं कर सकते, समय तो जीरो से चला आ रहा है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, ताकि आप चीजों को समझ सकें, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आप देखिए एक आपका होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी हिस्टोरिक पीरियड जो है आपका, उससे ठीक पहले का समय जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको ना तो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ना ही कोई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है। ना तो आपको कोई पुरानी चीजें मिलेंगी, पुरातात्विक सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्री, पुरानी चीजें जिनके द्वारा इतिहासवेत्ता कुछ जानकारी जुटा पाते हैं। तो ना तो पुरानी आपको वस्तुएं मिलेंगी जिससे आपको जानकारी प्राप्त कर सकें और ना ही कोई विशेष आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे जिनके आधार पे आप उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा सकें। तो ना तो लिखित साक्ष्य मिलते हैं और ना ही आपके लिए कोई पुरातात्विक सामग्री मिलती है। इसलिए ये जो समय है इसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो आपका 3000 ईसा पूर्व यानी मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक इसकी जो टाइम पीरियड है वो आपका आज प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके ठीक बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि आपके 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका आदि ऐतिहासिक काल में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय में आपको पुरातात्विक सामग्री मिल जाएगी और इस समय की आपको साहित्यिक सामग्री मिल जाएगी। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के आपके बहुत सारे ढेरों प्रमाण मिले हैं। कई प्रकार की पुरातात्विक स्थल हैं जहां से आपको बहुत प्रमाण मिलते हैं। कहीं मूर्तियां मिली हैं, कहीं स्नानागार मिले हैं, कहीं अन्नागार मिले हैं, कहीं विशाल जलाशय मिला है, ईंटों के बने हुए काफी भवन मिले हैं। बहुत सारी जानकारी मिलती है और आप इनसे सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ वहां पर आपको कुछ लेख भी मिले हैं, मुद्राओं पर भी लेख हैं। हाँ, इन लेखों को जिस भाषा में, जिस लिपि में लिखा गया है उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे पास सामग्री तो मौजूद है। इसी प्रकार से आपकी वैदिक सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये वैदिक सभ्यता के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्री हमको मिल चुकी है और आपका जो साहित्य है वो वैदिक सभ्यता के वर्णन से भरा पड़ा है। आपके जो वेद हैं वो आपकी वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। आपके जो पुराण हैं वो वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो आपकी वैदिक सभ्यता है, ये दोनों ही सभ्यताएं आदि ऐतिहासिक काल में शामिल हैं, क्योंकि इनके हमारे पास लिखित में भी साक्ष्य मौजूद हैं और हमारे पास पुरातात्विक सामग्री भी मौजूद है। लेकिन जो आपका पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसके हमारे पास ना तो लिखित प्रमाण है और ना हमारे पास कोई साहित्यिक सामग्री है। इसलिए हमने उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में रखा है, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है और जिसके हमारे पास पुरातात्विक सामग्री मौजूद है, उसको हम रखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। इसके बाद आपका एक और काल आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। इस हिस्टोरिक पीरियड का आशय ये है
कि हमको लिखित सामग्री भी उपलब्ध है, हमारे पास साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है, हमारे पास पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारे पास विदेशी यात्रियों के वर्णन का भी लेख या विदेशी यात्रियों के वर्णन भी हमारे पास उपलब्ध है, जिनसे हम हमारी सूचनाओं को प्रमाणित कर सकते हैं कि जो सूचनाएं इन लेखों में लिखी हुई हैं या ये पुरातात्विक सामग्री से जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो सूचनाएं इनके विदेशी यात्रियों के वर्णन से ही मैच खा रही हैं। इसका मतलब ये पूरी तरह से सत्य है और इसका मतलब हमारा जो अनुमान है वो बिल्कुल पूरी तरह 100% सत्य है। कहने का मतलब ये है कि जहां हमारे अनुमान पूरी तरह से सत्य प्रमाणित होने लग जाते हैं, इसको हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में लिखित सामग्री उपलब्ध होती है, प्रचुर मात्रा में आपके पास पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध होती है और विदेशी यात्रियों का वर्णन हमारे पास प्राप्त होता है। तो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग से लेकर के आगे तक का जितना भी आपका इतिहास है वो आपका प्राचीन इतिहास में आता है, प्राचीन भारत के इतिहास में आता है या ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि उसकी हमारे पास सभी प्रकार से सामग्री उपलब्ध होती है। अब प्यारे विद्यार्थी देखिए, ये आपकी प्राचीन भारत का जो इतिहास में हमने डिवाइड किया प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज में। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विशेषकर आपकी प्राग ऐतिहासिक काल को हम थोड़ा सा जानने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको फिर जिसको हम विशेषकर ये कह सकते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन एज शब्द आते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, ये पाषाण काल क्या है, स्टोन एज क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रकृति है उसने हमको कई प्रकार के संसाधन दिए हैं, हम उनका उपयोग निरंतर करते रहे हैं और वास्तविक बात तो ये है कि हमने प्रकृति के जो संसाधन है उनको सिर्फ मॉडिफाई किया है, हमने नया कुछ नहीं बना पाया है, हमने उसको अपने उपयोग के लिए मॉडिफाई कर लिया है। तो जब मानव का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर विज्ञान की तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया था जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे उसको उपयोग में लिया, मॉडिफाई करते रहे और अधिकतर उसी चीज का इस्तेमाल होता था, वो था आपका पत्थर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो जंगलों में मानव रहता था, गुफाओं में मानव जो रहता था, उसने पत्थर से जानवरों का शिकार करना शुरू किया। पत्थर के नुकीले उसने उपकरण बनाए, कई प्रकार के उसको उपयोग करना शुरू कर दिया। उसी के उसने कुल्हाड़ी बनाई, आपके हैंड एक्स बनाए, क्लीवर बनाए, बहुत सारे उपकरण बनाए। इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं, यानी स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेषकर पाषाण का उपयोग हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाषाण युग को भी फिर हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो पुरापाषाण युग यानी बहुत पुराना पाषाण युग, फिर आपका मध्य पाषाण युग यानी थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, थोड़े से डेवलपमेंट्स होने लगे थे, थोड़ा सा मानव ने विकास कर लिया था, और इसके बाद आता है नव पाषाण युग यानी नव पाषाण युग जिसमें धातुओं का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, यानी पत्थर के उपयोग के साथ साथ धातुओं से भी मनुष्य परिचित हो गया था, इसलिए उसको नव पाषाण युग कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाषाण युग को फिर 3 भागों में बांट दिया हमने। पहला नंबर तो क्या है आपका पुरापाषाण युग यानी बहुत पुराना, सबसे शुरुआत वाला, मानव के जन्म से लेकर के या मानव ने जब से पृथ्वी पर रहना प्रारंभ किया वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पुरापाषाण युग शुरू हो रहा है। इसके बाद जब उसने थोड़ा सा और तरक्की कर ली तो उसको बोलते हैं आपका मध्य पाषाण युग। और प्यारे विद्यार्थियों, जब उस मनुष्य ने पाषाण के साथ साथ यानी पत्थर के साथ साथ अन्य धातुओं को प्रयोग करना भी सीख लिया, तो फिर हम उसको कहने लगे नव पाषाण युग। ये हमने 3 पाषाण युग को 3 भागों में बांटा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी हमारी उलझन सुलझी नहीं है, क्योंकि अभी और उलझन आने वाली है, उसको भी हमको समझना है। और उलझन क्या है कि इस पाषाण युग को हमने पुरापाषाण युग में यानी पुरापाषाण युग में बांटा, फिर इसके बाद हमने उसको मध्य पाषाण युग में बांटा, इसके बाद हमने उसको नव पाषाण युग में बांटा। प्यारे बच्चों, अब हमको इस पुरापाषाण काल को भी 2-3 भागों में बांटना पड़ेगा, और वो क्या है, एक तो उच्च पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल शब्द तो उसमें आ रहा है बार बार, देखिए आप पाषाण काल तो आ रहा है यहाँ पर, यानी ये पुरापाषाण काल जो है उसमें पुरापाषाण काल शब्द तो अनेक में आ रहा है। देखिए आप, ये पुरापाषाण, ये भी पुरापाषाण, लेकिन ध्यान से आप देखिए कि ये उच्च है, फिर मध्य है और इसके बाद आपका निम्न है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा त्रुटि हो गई है विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या होगा, निम्न पुरापाषाण काल। तो यहां से शुरुआत होगी उसकी, यहां से शुरुआत होगी
कि आपका जैसे आपके घर से आप 50 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो सबसे पहले 0 किलोमीटर आता है, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 20, 50, ऐसे आपके किलोमीटर बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का जब जीवन प्रारंभ हुआ था वो कहलाता है निम्न पुरापाषाण काल। क्या कहलाता है? निम्न पुरापाषाण काल। उससे जब मनुष्य थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसने कुछ थोड़ी सी और तरक्कियां की, कुछ नवाचार किए, तो आप आ गए मध्य पुरापाषाण काल में। किसमें आ चुके हैं? मध्य पुरापाषाण काल में आ चुके हो। और इससे भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कहलाता है उच्च पुरापाषाण काल। फिर प्यारे बच्चों, ये उच्च पुरापाषाण काल से आप फिर मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ जाते हो, फिर नवपाषाण काल की तरफ चले जाते हो। और नवपाषाण काल का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का समय, लगभग उससे मिलता जुलता समय। तो आप फिर सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास आ जाते हो। तो ध्यान से देखिए, ये बड़ी टेक्निकल बात है, हम इसमें कई बार उलझ के रह जाते हैं और ये पुरापाषाण काल और पाषाण काल हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। विद्यार्थी, ऐसी कठिनाई की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी बात समझनी है कि समय की शुरुआत कहां से हो रही है। समय की शुरुआत 0 से हो रही है, यानी निम्न पुरापाषाण काल शुरू हो रही है। मनुष्य का जीवन प्रारंभ हो रहा है, कुछ तरक्कियां उसने की हैं, कुछ नवाचार उसने प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर मध्य पुरापाषाण काल में आ चुका है। कुछ और तरक्की होती है उसके जीवन में तो वो उच्च पुरापाषाण काल कहलाता है। और उच्च पुरापाषाण काल यानी यही पुरापाषाण काल है। इससे थोड़ी सी और तरक्की होगी तो प्यारे विद्यार्थी वो मध्य पाषाण काल में मनुष्य चला जाएगा, और मध्य पाषाण काल से फिर और तरक्की होगी तो नव पाषाण काल में चला जाएगा, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल में आ जाती है और आध्यात्मिक काल में जाती है, और इसके बाद जो है आपका ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो आसपास का जो समय है वो आपका ऐतिहासिक काल को प्रारंभ कर देता है। दोबारा से इस चक्र को समझ लीजिए, ये एक पूरा सर्कुलेशन है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न पुरापाषाण काल से शुरुआत हो रही है जीवन की, थोड़ी सी तरक्की हो रही है तो आप मध्य पुरापाषाण काल में पहुंच गए हैं, फिर और तरक्की मनुष्य ने कर ली है तो उच्च पुरापाषाण काल में पहुंच गया है। उच्च पुरापाषाण काल से चल करके वो मध्य पाषाण काल में पहुंच गया है, और तरक्की से समय उसका बढ़ता जा रहा है, 0 समय से लेकर के, और वो ईसा पूर्व में ही चल रहा है, और यहाँ पर नवपाषाण काल तक पहुंच गया है। नवपाषाण काल का मतलब है कि अब वो आदि ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐतिहासिक काल में पहुंच जाएगा, जब वो ऐतिहासिक काल में पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ पर नई शुरू होगी, जैसे कि आपका महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय शुरू हो जाएगा। फिर आपका मगध साम्राज्य, आपने ये तो अच्छी तरह से सुन रखा है मगध साम्राज्य के बारे में कि आपका इसमें बहुत सारे वंश हुए थे, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका मौर्य वंश, प्यारे विद्यार्थियों आप विशेषकर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सबसे प्रतापी शासक था। इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है प्यारे विद्यार्थियों, बृहस्पति वगैरह का वध हो जाता है, और इसके बाद आपका गुप्त साम्राज्य जो आपका बहुत भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, वो गुप्त साम्राज्य भी आ जाएगा। और इसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य आ जाता है, और यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास समाप्त होने लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, हर्ष के समय के बाद से फिर हमारे देश में मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो शुरुआत हमारी यहां से हुई निम्न पुरापाषाण काल से, फिर हम मध्य पुरापाषाण काल में पहुंचे, फिर हम उच्च पुरापाषाण काल में पहुंचे, फिर हम पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ गए, नव पाषाण की तरफ गए, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ गए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपकी वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल शुरू हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर आपका मगध साम्राज्य आता है, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य आता है, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल आता है, और इस मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य आता है, और गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन का काल आता है। और प्यारे विद्यार्थियों, हर्ष के शासन के बाद एक कोई विशेष सत्ता भारत में नहीं रही थी, और इसी कारण फिर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, और वहां से हमारे देश का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हो जाता है, जिसमें विशेषकर आपके पूर्व, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आपका पूर्व मध्यकालीन इतिहास और ये आपका उत्तर मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब ये है, शुरुआत यहां से हुई, इस प्रकार से हम घूमते चले गए, यहां से महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन के काल से आगे जब बढ़ते हैं
तो फिर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो 8वीं शताब्दी से आपका 13वीं शताब्दी तक चलता है, और एक आपका उत्तर मध्यकाल है जो आपका 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चलता है। इस प्रकार से आपके मध्यकालीन इतिहास की प्रारंभ जो है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं तक है, और इसके बाद उत्तर मध्यकालीन का 13वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका डेवलपमेंट होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां भी आप देख लीजिए कि जो आपका पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, इसमें आपको देखना है कि भारत में क्या होता है कि जो अलग अलग हिस्सा था, उस अलग अलग हिस्से में अलग अलग राजा शासन कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर भारत में आपको पाल यानी बंगाल में आपको पाल वंश मिलेगा, आपका प्रथियार वंश मिलेगा, गुर्जर प्रथियार वंश मिलेगा, सेन वंश मिलेगा, और राजपूत वंश जिनका आपने नाम खूब सुन रखा है, वो राजपूत वंश भी आपको उत्तर भारत में मिलेगा। इधर कुछ समय बाद चौहान वंश आ जाता है आपका अजमेर के आसपास। अजमेर और दिल्ली पर भी इनका साम्राज्य था, और इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ये उत्तर भारत की कहानी है जो हम पढ़ने जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के दौरान। फिर विद्यार्थियों, अब उत्तर भारत में ये चल रहा था, तो दक्षिण भारत में भी कुछ हो रहा हुआ। तो दक्षिण भारत में बीच में यानी उत्तर और दक्षिण भारत के ठीक बीच में आपका दक्कन एरिया होता है, और दक्कन एरिया में चालुक्य और राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो फिर हमको कुछ राजवंशों के नाम सुनाई देते हैं, जैसे कि आपका चेर वंश और आपका चोल वंश, आपका पांड्य वंश और आपका पल्लव वंश। ये आपके जो है पूर्व मध्यकालीन इतिहास में उत्तर भारत के इस प्रकार के राजवंश देखेंगे हम। दक्कन प्रांत में हमको ये राजवंश पढ़ने को मिलेंगे, और दक्षिण भारत में हम चेर, चोल, पांड्य और पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 13वीं शताब्दी तक का समय है प्यारे विद्यार्थियों, जो हम पूर्व मध्यकालीन के दौरान पढ़ने जाएंगे। इसके बाद आपका उत्तर मध्यकाल आता है जो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 18वीं शताब्दी तक चलता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी स्थिति वही है। उत्तर भारत में कुछ अलग राजवंश थे। दक्कन क्षेत्र में यानी उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, दक्कन का जो क्षेत्र है, वहां कुछ और राजवंश थे, और दक्षिण भारत में दूसरे राजवंश से शासन कर रहे थे। जैसे कि आप देखिए, उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। और प्यारे विद्यार्थी, मुगल साम्राज्य का अपना एक इतिहास है और उसकी अपनी एक धरोहर है। इसके बाद आपका दक्षिण का जो इतिहास आता है, जो आपके उत्तर और दक्षिण के बीच में है जो क्षेत्र है, उसमें दक्कन का इतिहास आता है। उसमें विजयनगर साम्राज्य, इसकी आपको विशेषता पढ़ने को मिलती है, प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हमको पढ़ना है, और इसके बाद मराठा साम्राज्य जो कि आपके जिसमें वीर शिवाजी का भी उल्लेख होता है, और वो उनके जो आपका कृतित्व है और उनका जो व्यक्तित्व है, ये मराठा साम्राज्य को अलग ही पहचान देता है, और उनका एक अलग इतिहास है। इसके बाद आपका आता है दक्षिण भारत का इतिहास। तो इस दक्षिण भारत के इतिहास में पांड्य वंश और होयसल वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, इनको भी हम के नाम से क्षेत्र के आधार पर पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत में कौन शासक थे, दक्कन क्षेत्र में कौन से शासक थे, और दक्षिण भारत में कौन से शासक थे। पूर्व मध्यकाल में भी पढ़ना है और उसके बाद उत्तर मध्यकाल में भी पढ़ना है। यानी मध्यकाल को हम दो भागों में बांट लिया पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। एक तो आपका 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का समय, और फिर इसके बाद 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय। प्यारे विद्यार्थियों, ये मध्यकालीन समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हमारे देश में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, अंग्रेजों का आगमन होने लगता है, और धीरे धीरे जो विदेशी लोग थे जो व्यापार करने के मकसद से आए थे, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डच हो, चाहे आपके अंग्रेज हों, और चाहे आपके जो है पोलैंड के निवासी हों, या आपके जो है डच हैं, आपके फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, जिनके द्वारा हमारे देश पर व्यापारिक रूप से आए तो वो व्यापार करने थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने से प्रारंभ कर दिया। और आप आगे कहानी जानते हो विद्यार्थियों कि उस संघर्ष में जो आपकी विदेशी शक्तियां हमारे देश में आई थी, उस संघर्ष में अंग्रेज लोग कामयाब रहे, बाकी शक्तियों को परास्त होना पड़ा, और बाकी शक्तियां सीमित होकर रह गई,
और अंग्रेजों का हमारे देश में साम्राज्य स्थापित हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हमारे जो स्थानीय शासक थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, कई युद्ध हुए। आप पढ़ते हैं जो आपका बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद हमारे देश में अंग्रेजी शासन की जो नींव है वो काफी मजबूत होती चली गई। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद फिर आपके कई प्रकार के समाज सुधार होते हैं, कई प्रकार के संगठन बनते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद हमारे देश का जो नेशनल मूवमेंट है, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, वो गति पकड़ लेता है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है, हमारे देश की आजादी का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव होता है। और उनके आगमन के पश्चात आपका असहयोग आंदोलन, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक इतिहास वहां समाप्त नहीं होता है। हमारे देश की आजादी के बाद भी आज तक के समय तक, आज की तारीख तक हम जो बात कर रहे हैं, वो सब घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में सम्मिलित हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने हमारे भारत के जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार अपनी सूचनाओं को अपडेट रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर भी यदि आपको कोई उलझन या कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन डाल सकते हैं और हम आपकी समस्या को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बोर्ड को लिखने में कई जगह हमने कुछ चीजों को स्किप किया है, क्योंकि उनको एक साथ पूरी चीजों को बोर्ड पर लाना संभव नहीं था। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार का विभाजन क्रम का, तो हम उन चीजों को भी हाईलाइट करेंगे जो इस वीडियो में आ नहीं पाई है। उम्मीद है आपको ये सूचनाएं पसंद आएंगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।